स्टार्ट नहीं हुई है क्या? कुछ लोग और अभी आना चाहते हैं। मैम अभी स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ओके। तो आज हमने बात करना था टाइप ऑफ स्लीप्स पे। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं टाइप ऑफ स्लीप की बात करेंगे आज हम कि नींद नींद के प्रकार, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज देखते हैं। तो नींद बेसिकली एक नेचुरली हमारे शरीर की जो है एक स्टेट है जो कि स्वाभाविक है और जरूरी भी है। उस समय हमारे जो है ना बॉडी जो है बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में हो जाती है। माइंड कुछ हद तक वहां पर कॉन्शियसनेस बनी रहती है और कई बारी उस वो भी जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक स्टेट पे चली जाती है। तो अलग अलग इसीलिए उसकी स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली हम जब सोते हैं तो हमारे कई तरह की पोजीशंस, कोई कैसे सोता है कोई कैसे सोता है, सबका अपना एक जो है पोस्चर होता है, उसमें जो उसकी बॉडी बहुत ही कंफर्ट जोन में होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हो, कोई राइट में, कोई लेफ्ट में, कोई जो है करवट लेके, कोई हाथ मोड़ के, कोई पेट के बल, कोई पीठ के बल, कोई एकदम सीधा, कोई टेढ़ा मेढ़ा, वॉट एवर। तो ये अलग अलग पोस्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है बेसिकली। और कई बारी पोस्चर्स भी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एक ही पोस्चर में कई बारी अगर लेटे रहते हैं तो हमारे जो है उस साइड की मसल्स के ऊपर जो है दबाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पे करता है, तो हम फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी जो बॉडी का जो मेंटेन रहे, जो भी है, किसी प्रकार का वहां पर प्रेशर ना क्रिएट हो। तो अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है तो हम अपना पोस्चर भी चेंज कर लेते हैं। बेसिकली स्लीप में हमारे जितने भी वॉलंटरी मसल्स के जो एक्शन है वो रुक जाते हैं। इनवॉलेंट्री तो ऑब्वियसली काम कर ही रहे होते हैं। और हमारी सेंसरी एक्टिविटीज जो होती है, सेंसरी एक्टिविटीज हमारे सेंसरी ऑर्गन से ही होती है। तो जब हम हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे इनके जो है काम जो है कम हो जाता है, तो ब्रेन को मैसेज भी जो है नहीं जाता है, तो वो भी उसके बदले में इतना कोई खास रिएक्शन नहीं कर रहा होता है। लेकिन इनवॉलेंट्री जो हमारे बॉडी के जो फंक्शनिंग है वो हमारे चल रहे होते हैं। तो इस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर जो है रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि जब हमारी वॉलंटरी मसल्स जो होती है काम नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, तो नींद हमारी जो होती है, हम देखते हैं कि दो तरह की हम बेसिकली नींद देखते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है। एक इसमें होते हैं, हम इसको आरईएम स्लीप बोलते हैं, एक नॉन आरईएम स्लीप बोलते हैं। ठीक है, या NREM स्लीप बोलते हैं। तो REM का क्या मतलब है? REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। एक उसमें जब हमारी आंखें एक्चुअली सच बंद होती हैं, लेकिन जो उसकी मतलब पलकें ही बंद होती हैं, पुतलियां जो होती हैं वो मूव कर रही होती हैं। तो उस नींद में जब तक आपकी आंखें जो मूव कर रही होती है, बेशक ही आपका शरीर, आप शिथिल अवस्था में पड़े हो, एकदम ऐसे लगे कि कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन आंखों की जो मूवमेंट हो रही होती है वो हमारी REM स्लीप कहलाती है। फिर उसके बाद वो जो आंखों की मूवमेंट भी नहीं होती है वो हमारी नॉन REM स्लीप होती है। तो नॉन REM स्लीप में भी हमारी 4 स्टेजेस होती हैं और REM दो। ये टोटल हमारी वैसे 5 स्टेज हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारी REM की 4 और नॉन REM की 4 और REM की 1। ठीक है ना। कई जगह पे इसको हम 4 में ही एक्चुअली कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट की स्टेज और उसमें ना बहुत ही कम डिफरेंस सॉर्ट ऑफ होता है। तो हम देखते हैं आगे। NREM स्लीप, जिसमें हमारी आईज की भी मूवमेंट नहीं होती है, वो हमारी एकदम क्वाइट स्लीप होती है, जिसमें कि हम एकदम बहुत अच्छे से हमारा जो चित्त हम कहेंगे, है ना, शरीर भी एकदम शांत होता है। इसमें हमारी आई बॉल्स की जो मूवमेंट नहीं हो रही होती है। और
लेकिन इस उसमें हमारे ड्रीम्स भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली NREM में है 75% हमारी मेन स्लीप को जो है यही कवर करती है। इसके बाद फिर वो REM से फिर फॉलो होके फिर हमारी उसके बाद ही हमारी एना, पहले आईज की मूवमेंट होगी, उसके बाद हमारी आई मूवमेंट बंद हो जाती है। तो REM के बाद ही हमारी NREM, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो पहले हम, जैसे आप सोने के लिए आप लेट जाते हो, तो एकदम से तो होता नहीं कि आप एकदम गहरी नींद में चले गया, एकदम सो जाते हो। आपको कुछ 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 आएंगे, आंखों की पुतलियां यूं यूं लगता है हिल रही होगी, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो भी बिल्कुल शिथिल हो जाती है, आंखों की पुतलियां भी हिलनी बंद हो जाती है। तो पहले REM आती है, उसके बाद हमारी NREM आती है, और उसमें हमारी 4 स्टेजेस होती है, ठीक है ना। तो REM बेसिकली हमारी वो नींद होती है जिसमें हमारे जो है एक्टिवनेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसमें हमें जो है आई बॉल हमारी जल्दी जल्दी हिल सी रही होती है, और इसमें हमें सपने भी आते हैं। REM स्लीप में भी हमें सपने आते हैं, नॉन REM में सपने नहीं आते हैं। तो थ्रू द आई बॉल्स मूव द स्लीप इज डीप एंड हेंस इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसमें हमारी आंखों की पुतलियां हिल रही होती है, लेकिन सपने भी आते हैं, नींद इसमें हमारी गहरी हो जाती है। इस अवस्था में भी जब हमारी नींद काफी गहरी होती चली जाती है, तो उस नींद को हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं। और बेसिकली वो 25% जो हमारे पूरी नींद का जो है REM स्लीप जो है कवर करती है, 75% जो होती है वो नॉन REM करती है, 25% ही ये होती है। इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये REM स्लीप प्ले करती है, क्योंकि ये हमारी कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी में इसका जो है रोल प्ले होता है। मतलब ये हमारी अपने हमारी मेमोरी पे जो है अपनी छाप जो होती है वो उससे रिलेटेड रहती है, उससे छाप छोड़ देती है। इस वजह से जो है हमारी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। और दूसरा, इस समय में जो भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो इसी टाइम पर ही होते हैं। उसके बाद हमारे बहुत ही बिल्कुल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स जो है मोड में वो चली जाती है। तो हमारे नींद के जो होते हैं 5 साइकिल होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो हमारे नॉन REM से होती है, और फिर उसके बाद हमारा REM जो होती है वो हमारी लास्ट की होती है। स्टार्टिंग में भी हमारी बहुत शॉर्ट उसमें होती है, लेकिन हमारी स्टार्ट जो होती है नॉन REM से होती हुई फिर लास्ट में हम REM को ही हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी नॉन REM से स्टार्ट होती है, फिर सेकेंड स्टेज भी। और फर्स्ट स्टेज जो होती है वो बिल्कुल हम जब नींद और जो हमारी चेतना के बीच की ही होती है, जो फर्स्ट फेज होता है, और ये लगभग हमारी 5 से 15 मिनट के बीच की ही होती है। फिर हम सेकंड स्टेज में एंटर कर लेते हैं, जिसमें हमारा हृदय जो है काफी जो है स्लो चलने लग जाता है। हमारा जो ब्रेन भी है, कोई बहुत मुश्किल काम वाम में नहीं, वो भी अपना रिलैक्स होना शुरू कर जाता है। ये भी हमारी लगभग 15 मिनट की रहती है। इसके बाद हम जो है आगे की स्टेज में लेवल 3 पे पहुंच जाते हैं, जो कि हमारी डेल्टा स्टेज होती है। डेल्टा में ना डीप स्लीप वाली स्टेज होती है, जब हमारी ब्रेन में डेल्टा वेव्स एक्चुअली हमारे ब्रेन में हमेशा वेव्स की एक्टिविटी रहती है, और वो ब्रेन की जो हमारी वेव्स की एक्टिविटी के कारण ही हमारा ब्रेन भी उसी तरह का एक्शन करता है। तो जब डेल्टा वेव्स उधर उनकी बननी शुरू होती हैं, तो डेल्टा से आप याद रखिए, डी से डेल्टा और डी से डीप स्लीप। तो वो डीप स्लीप की स्टेज में जो अब है हमारा ब्रेन जो है हम चले जाते हैं। तो मतलब वो काफी हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन वाली जो है स्लीप होती है। और जो डेल्टा बेसिकली बहुत ही स्लो वेव स्लीप होती हैं, और बॉडी को फिर रिलैक्स भी करती है। इसी टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिपेयरिंग हो रही होती है वो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके स्टेज के बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है, जो कि हमारी नॉन REM की ही है। इसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको ना बॉडी कवर करने की जो है आदत होती है, ठीक है ना। इसमें जो है
हम बिल्कुल बहुत ही गहरी नींद में होते हैं, और वही डेल्टा हमारी जो है वेव्स जो होती हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही स्लो उसमें हमारी जो है काम कर रही होती है। उसके बाद हमारी इसके बाद शुरू होती है स्टेज 5, जो कि आरईएम की होती है। तो आरईएम में जाने से पहले लगभग ये जो है हम 90 मिनट का साइकिल यहाँ पे कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो 90 मिनट्स आफ्टर फर्स्ट फीलिंग स्लीपी, ठीक है ना। तो आरईएम की स्टेट हमारी उसके बाद ही आती है। और आरईएम लगभग लगभग जो हमारा पहला जो आता है वो यहाँ पर 90 मिनट के तकरीबन ही होता है। और इस आरईएम में हमारी बिल्कुल हम जो होते हैं ड्रीम्स यहाँ पर हमें आने शुरू होते हैं। आरईएम में ही हमें ना ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जो नींद में जो चलते हैं, है ना, वो भी इस इसमें होता है। यहाँ पे हमारा जो हृदय की गति थोड़ी बढ़ जाती है, हमारी सांस की गति भी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा जो हमारे ब्लड प्रेशर है, हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमारी आई की मूवमेंट होती है। तो ये हमारी, और यहाँ पर हमारी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का हमारा जो है साइकिल होता है। तो ये तो हमारा ओके स्लीप वेक साइकिल, ठीक है ना। तो जगने से पहले लगभग लगभग हम इसको मान के चलेंगे, तो पहले इस तरह का साइकिल होता है। पहले नॉन आरईएम चल रही होती है, उससे पहले हमारा आरईएम जो है शुरू होती है। अब इसका असर जो कहाँ पर पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर पे, हमारे हार्ट पे, हमारे ब्रेन पे पड़ता है। तो ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम जो है एक टेस्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं ईईजी। उसको क्या बोलते हैं, कौन लेट आए हैं इतने, एंट्री हो गए हैं क्या? ओके, ईईजी, ठीक है ना। ईईजी जो है हमारे ब्रेन के जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उसकी उनकी एक्टिविटीज को जांच करने के लिए होता है। तो ये हमारी जितनी भी ब्रेन वेव्स की क्या काम चल रहा है उसके बारे में बेसिकली जो है हम टेस्ट करते हैं, जो कि हमारा बोला जाता है ये ईईजी। इसमें हमारी जितनी भी इसमें कुछ देखो आप इसके ब्रेन पे आप देख रहे होंगे तारे लगी हुई हैं, और यहाँ पर कुछ उसके साथ कुछ पॉइंट्स भी लगे हुए हैं जो कि हमारे बॉडी से उसमें टच में है ना। तो उसमें हमारा जो है लगा दिए जाते हैं, और एक ग्राफ के साथ ये अटैच होता है। और उस ग्राफ में फिर उस बंदे को जो है ना रिलैक्स ही करा के जब इसको कराया जाता है, तो उसमें ग्राफ पे जो है सारी रिकॉर्डिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो कौन सी वेव ठीक चल रही है, कौन सी ठीक नहीं चल रही है, वो डिटेक्ट करते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमें पता चल जाता है कि ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी ठीक नहीं है। ईईजी जो है इस ब्रेन के लिए, ई से इलेक्ट्रो, ई से एनसेफेलो, और जी से ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रो एनसेफिलोग्राम, एनसेफिलो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है। जैसे ईसीजी होती है वो की किसके लिए होती है, हार्ट के लिए होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये है इलेक्ट्रो एनसेफिलोग्राम, ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे ही हमारी मसल्स की एक्टिविटी के उससे ही होता है कि ब्रेन से जो पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी जो मसल्स एक्टिव कर रही हैं, जो भी मैयर है हमारे मसल्स में चेक करने के लिए, तो उसको हम ईएमजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायो, मायो से मसल से होता है कि जो ब्रेन से मैसेज जा रहा है मसल्स पे प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं। तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ईएमजी जो है ये हमारे मसल्स का रिस्पॉन्स नापने के लिए होता है कि जो इलेक्ट्रिकल हमारा जो
इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारी ब्रेन से जो मैसेज गया है, नर्व से गया है, वो मसल पे प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मसल ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है। ठीक है ना। तो ये हम इसमें हमारी एक या दो जो स्मॉल नीडल्स होती है जिनको कि हम इलेक्ट्रोड्स बोल रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, है ना। ये इंसर्ट कर दिया जाता है हमारी स्किन के अंदर, मसल के अंदर, और फिर जब मैसेज आता है तो उसकी एक्टिविटी को ये देखिए, ये जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, रिस्पॉन्स उसका है, और ये स्टिमुलेट उसको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। तो फिर इस मशीन में पता चल जाता है कि प्रॉपर काम चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही हमारी ब्रेन की एक्टिविटी अलग अलग पार्ट से और करने के लिए एक हमारी है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। ऑक्यूलो मतलब हमारी आईज से रिलेटेड है, तो हमारी आईज प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, ब्रेन से मैसेज जा रहा है नहीं, उसको मेजर करने के लिए एक ईओजी होता है, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। वो टेक्निक से हम जो कॉर्निया और हमारी रेटिनल जो उसकी जो उनकी पोटेंशियल है जो कि हमारी एग्जिस्ट बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई के जो हमारे इधर जो हमारे कॉर्निया और रेटिना जो प्रेजेंट है, वहां की एक्टिविटी जानने के लिए हम ईओजी करते हैं। तो आई मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं, आईज प्रॉपर काम कर रही है कि ना, उससे हमारे ये जो है पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स को इधर अबव और बिलो द आई और टू द लेफ्ट और राइट में हम लगाते हैं और फिर उसको मेजर करते हैं। तो ये हमारा होता है ईओजी। अब अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं, तो जब ईईजी में जब हम अवेक स्टेज में होते हैं तो उनकी एक्टिविटी थोड़ी अलग होती है ना। अगर हम अवेक उसमें होते हैं तो ईईजी ब्रेन हमारा जो होता है इतना नहीं होता, हमारी मसल्स में एक्टिविटी ज्यादा होती है, जगे हुए होते हैं, आईज में और भी ज्यादा होती है। आरईएम में रैपिड आई मूवमेंट में आई की ज्यादा होगी, लेकिन हम इसमें स्लीप की स्टेज में होते हैं तो मसल्स की एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है ना। यहाँ पे देखो मसल्स का यहाँ पे कम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इतना काम नहीं करा, लेकिन ब्रेन के अंदर की जो वेव्स होती है यहाँ पर हमारी डेल्टा वेव, स्लो वेव्स होती है यहाँ पर, है ना। एनआरईएम में रैपिड आई मूवमेंट में थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी होती है, यहाँ पे हमारी अल्फा या बीटा वेव्स होती है, लेकिन हमारी मसल्स की थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे हमारी बॉडी में हल्की सी हलचल होती है तो वो प्रेजेंट होती है। और लेकिन हमारी आई जो है यहाँ पर हल्की हल्की जो है ना, थोड़ा सा आई की मूवमेंट थोड़ी बहुत होती है, तो यहाँ पर है बहुत ज्यादा, तो इसमें ही हमारी होती है यहाँ पे नॉन आई, है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो यहाँ पर स्ट्रेट हमारी लाइंस आ रही हैं। तो अलग अलग उसमें हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती है। तो हमारी ब्रेन की जो वेव्स होती है वो हमारी होती है गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, है ना। अलग अलग वेव्स होती है हमारे ब्रेन में, और इन्हीं जब जिस समय जो ब्रेन ज्यादा एक्टिव होती है उसी हिसाब से ही हमारा जो है बॉडी में काम भी होता है। तो जैसे जो है डेल्टा वेव के बारे में भी हम बोल रहे थे, डेल्टा वेव कब होती है, जब हम डीप स्लीप की स्टेज में होते हैं, है ना, स्लीप की स्टेज में। तो देखो कि कितनी स्लो, है ना, इसमें कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं है। तो जब हम डीप स्लीप की स्टेज में होते हैं तब हमारी डेल्टा वेव्स काम कर रही होती है। तो ये डिटैच्ड अवेयरनेस, हीलिंग स्लीप, है ना, ये उस समय हमारी जब चल रही होती है। नॉर्मली जो है हमारी, अब जब हम काम कर रहे हैं, अभी कुछ भी है, अलर्टनेस है, कंसंट्रेशन या कॉग्निशन, जब हम कुछ इंटेलिजेंसी से काम करते हैं तो हमारी बीटा वेव्स जो है उस समय काम कर रही होती है। अब देखो कि उसमें एक्टिविटी कितने अच्छे से हो रही है ना। और उसके बाद जब हल्का सा हम, जब हमारे रिलैक्स मोड में होते हैं और हम बहुत कुछ क्रिएटिविटी, कुछ फोकसिंग के साथ कर रहे होते हैं, तो हमारी अल्फा वेव्स काम कर रही होती है। उससे बीटा से थोड़ा सा देखो कि आप जो है इसकी वेव्स में चेंजेस आ गए हैं। थीटा जो है जब हमारी, जहां पर हम कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं, है ना, जब मेडिटेशन की स्टेज होती है, जब हमारी थीटा वेव्स की शुरुआत हो जाती है, जो कि बाद में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि और स्लो वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। गामा जो होती है, गामा में और देखो कितनी ज्यादा हलचल है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारी इनसाइड
जो हम बहुत कुछ भी चीज जो है सोच विचार के उससे बहुत वो करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे जो है गामा वेव्स नॉर्मली ये जो हमारी चल रही होती हैं, तो हमें अपनी एक्टिविटीज से स्पेशली योगा की हम अलग अलग अपनी एक्टिविटीज से अभ्यासों से इन वेव्स को भी हम जो है थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मेडिटेशन है ना, और मेडिटेशन से कई बार हम जब डीप स्लीप की स्टेज में चले जाते हैं तो ये इस तरह की हमारी चेंजेस हो जाती है। और आपने देखा होगा कई बार मेडिटेशन के बाद जब हम एक या योग निद्रा में हमारी डेल्टा वेव्स होती है, तो योग निद्रा में हमारी जो है इसलिए हमें इतना रेजुविनेट होता है, इतना हीलिंग हो जाती है हमारी बॉडी की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय क्योंकि हमारी ब्रेन से ये वाली वेव्स जो है बन रही होती है, इस तरह की वेव्स जो है काम कर रही होती है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो अलग अलग उस टाइप पे हमारी जो वेव्स जो होती हैं, जैसे कि डेल्टा वेव्स हमारी नॉन आरईएम में काम कर रही होती है। डेल्टा है ना हमारी डीप स्लीप की स्टेज होती है और नॉन आरईएम में होती है। तो इनकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर ही इनकी फ्रिक्वेंसी 0.5 से लेके 4 जो है वेवलेंथ पर सेकंड में होती है, और इनकी अपनी अलग एक इलेक्ट्रिकल करंट भी होता है, वो उसको यहाँ बताया है। तो योगा से जब हम डीप स्लीप की स्टेज में होते हैं, डीप स्लीप की कौन सी हमारी स्टेज होती है, जब हम जैसे कि योग निद्रा वगैरह करते हैं, तो हमारी डेल्टा वेव्स का जो है उस समय काम कर रही होती है। और इनका इफेक्ट कहाँ हमारी बॉडी पे पड़ता है, अगर कोई बॉडी में ट्यूमर हो, मतलब कैंसर वगैरह के पेशेंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और जिसको एपिलेप्सी हो या मेंटल डेफिशिएंसी हो, जो डिप्रेशन के पेशेंट हो, तो उनके लिए वेव्स जो है बहुत ही लाभकारी हैं। तो उस समय इनका बहुत ही बॉडी के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। थीटा वेव्स जो ये भी नॉन आरईएम की होती हैं, जो कि डेल्टा से अभी हमने देखा था, जो डीप मेडिटेशन की स्टेट पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिनको बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन के जो केसेस हैं उसमें जो है थीटा वेव्स जब होती हैं तो उनको जो है इफेक्ट आता है। अल्फा वेव्स जो है हमारी ये भी नॉन आरईएम की इसमें होती है। जब हम शवासन लेते हैं या योग निद्रा लेते हैं, यहाँ पे हमारी अवेकनेस तो बनी रहती है, लेकिन रिलैक्सेशन भी होती है आंखें बंद होने के साथ, लेकिन हमारी जागरूकता, शिथिलता शरीर की, परंतु जागरूकता जो है हमारी चेतना जो है बनी रहती है। तो यहाँ पे इनअटेंटिव ब्रेन होता है, मतलब उसको हम किसी एक्टिविटी में वो नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ पे हमें बहुत आलस या जैसे ड्राउजीनेस, बहुत हल्की सी नींद, या माइंड जो इधर उधर घूम रहा होता है, इस तरह से जो है इसका जो है इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। बीटा वेव्स ये हमारी कब आती है, ये हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज में होती है। नॉन रैपिड में हमारी डेल्टा, थीटा, अल्फा, और जब आईज की मूवमेंट शुरू होती है तब हमारी होनी शुरू हो जाती है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स हमारी मतलब आईज ओपन में अटेंशन के लिए हमारी जो वेक्सफुल स्टेज की तरफ करती है, यहाँ पर माइंड की एक्टिविटी थोड़ी बहुत होनी शुरू हो जाती है, और ये उठने की स्थिति में होती है। यहाँ पे माइल्ड स्ट्रेस पे बहुत अच्छा काम करती है। देन द गामा, गामा कब होती है, जब बहुत ही हम टेंशन, गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब होता है, तो गामा वेव्स की एक्टिविटी बढ़ी होती है। तो हमें अपनी गामा वेव्स को चेंज करके कहाँ के लेकर आना है, डेल्टा पे। लेकिन हम एकदम से तो नहीं लेके आते, तो अलग अलग स्टेजेस में हम इन वेव्स को, एटलीस्ट गामा को हम बीटा में या अल्फा या थीटा या डेल्टा, इन स्टेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो थीटा और डेल्टा से तो बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है, तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस गामा को जो है गो करें, और अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा जो कि है उनमें कन्वर्ट करें। तो गामा को हमने करना है गो, बेटा जो है इसको भी हम थोड़ा सा बाय बाय करेंगे तो अच्छा है, बी से बाय बाय। और अल्फा है, थीटा तो है ही मेडिटेशन उसमें, डेल्टा तो ये सो गया है। थीटा कब होती है, मेडिटेशन की स्टेट में, और डेल्टा हो गई डीप स्लीप में। तो डीप स्लीप में हमारी बॉडी का जो है रिपेयरिंग बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जो है, तो गामा बीटा के अलावा बाकी हमें उनको कोशिश करनी है। तो अलग अलग उसमें हमारी जो
नींद जो हमारे पैटर्न होता है 8 घंटे की जो स्लीप होती है, तो वही ये पैटर्न बताया है कि जो 90 मिनट के बाद जो है हमारा 10-15 मिनट का आरईएम का होता है, एनआरईएम जो 90 मिनट्स, उसके बाद 10 से 15 मिनट का आरईएम आता है, फिर नॉन आरईएम आता है, फिर आरईएम आता है, फिर नॉन आरईएम। इस तरह से हमारी जो है 8 घंटे की स्लीप लगभग हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह का जो है साइकिल होता है। तो 8 घंटे की स्लीप में हम इस तरह से जो हमारी स्टेजेस जो होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद फिर हमारी आरईएम आ जाती है, फिर हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह का ये साइकिल हमारा जो है चलता रहता है। तो नींद आने से पहले ही कई बार हमें बहुत ड्राउजीनेस लगेगा, लेकिन अगर वो स्टेट नहीं होती है तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। नींद प्रॉपर ना हो तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स कहलाती है। निद्रा संबंधी रोग हमें हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। जो हमारे बॉडी का जो फिजिकल मेंटल जो हमारा इमोशनल जो फिनोमिना है बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर हमारे कहीं ना कहीं आधी या व्याधियां जो है ये हमें परेशान करती हैं। और जो है व्याधि से ज्यादा जो है हमें आधी वो हमें जो है दिक्कत करती है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स कब हो जाते हैं? जब हम जो है डेली जो है हमें लगता है कि मेरे को नींद ठीक नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल से आती है, या आप सो गए हो, सो के उठने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैं तो अभी भी थकी हुई हूँ, बहुत मुझे बॉडी में रेस्ट नहीं मिला, नींद कम लेते हो जितना लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर अगले दिन भी जो है नींद लेने के बाद भी आप अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आलस आ रहा है, तो मतलब आपको नींद की कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। तो 80 प्रकार के जो है निद्रा के रोग जो है ऐसा माना जाता है होते हैं, जिसमें कि आमतौर पर क्या है, इंसोम्निया नींद ना आना, स्लीप एपनिया जिसमें कि हमारी जो सांस कुछ देर के लिए जो है एकदम से रुक सी जाती है, एकदम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और एकदम झटका सा लगता है कि इसमें आपको सांस नहीं आती, आपका सांस रुक जाता है नींद के समय पे। तो या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सोते सोते जो है ना पैर हिलाते रहना, कुछ लोगों की आदत होती है पैर हिलाते रहेंगे सोते सोते भी, मतलब ये वो माइंड की जगह उनका ये है, तो ये भी एक है। और नार्कोलेप्सी ये तरह की है कि कुछ आप लेने के बाद ही आपको जो है नींद आएगी, इसके बिना नहीं आती। तो जो नींद के कारण है आपको नींद ठीक नहीं आती, तो काफी कारण होते हैं, जैसे कि जो आपको नींद प्रॉपर आने से रोकते हैं। सबसे पहला, कुछ भी आपके शरीर में व्याधि हो, है ना। अगर आप शारीरिक रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो जैसे कि यहाँ पे अल्सर लिखा है, अगर आपके गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे हैं, आपको पेट में जलन है, दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली ठीक से नींद नहीं आएगी। मेडिकल प्रॉब्लम और कोई हो, जैसे अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत है, तो उनको क्या होता है कि वो सीधा लेटते हैं, उनको सांस ले नहीं आता है, तो वो सो नहीं पाते हैं, वो सारी रात बैठे ही रह पाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि वो उनको नींद ठीक नहीं आती। साइकेट्रिक, अगर कोई दिमागी परेशानी हो, कुछ सोच विचार चलता रहता हो, कुछ भी दिमाग में कोई भी बात इधर उधर की चल रही है, सोचते रहते होंगे, तो भी नींद नहीं आती। जो जो वो कारण होता है मेनली डिप्रेशन के मरीजों में, या एंजाइटी डिसऑर्डर, जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, या बहुत ही डिप्रेशन में ही निराशाजनक वाली स्थिति में चले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे उसमें भी एनवायरमेंटल, जो कि कुछ लोग जैसे कि अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर लेते हैं ना, उनका ओवर की वजह से वो बहुत बिल्कुल ही बेसुध पड़े रहते हैं, तो वो भी उनका है कि जब वो सो के उठते हैं तो उनकी नींद प्रॉपर हो नहीं पाती है, जगे रहते हैं। तो ये जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो इसके कारण भी होता है कि स्लीप डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, स्पेशली आजकल देखा होगा एमएनसीज में, वो दिन में सोते हैं और रातों को जगते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक जो है यहाँ पे डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर उसी हिसाब से हमारे जो फिजिकल जो हमारे
सिस्टम्स है उसी हिसाब से ही काम करते हैं। बाकी जेनेटिक भी होता है, जिसमें कि नार्कोलेप्सी करके एक बीमारी है, उसमें फिर नींद ठीक से नहीं आती, पर वो जेनेटिकली होती है। मेडिकेशन, कुछ दवाइयां अगर आप ले रहे हैं उनसे भी स्लीप जो है डिस्टर्ब रहती है। तो नींद डिस्टर्ब होने में क्या क्या होते हैं कि मान लो ड्राइविंग करते हुए आपको नींद आ गई है, या आप बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे जगना है जगना है, ये पिक्चर आ रही है पूरी, या मुझे एग्जाम के लिए अरे पहले तो सिलेबस पढ़ा नहीं, आज है पूरा जगना ही है, नींद नहीं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। या आप कुछ ज्यादा ही ऑफिस में ये काम करना था, या होमवर्क वो करानी, ये सारा आज मुझे प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, तो वो भी आप सोच विचार जब ज्यादा चलता रहता है तो भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। या आप अपने ऑफिस की परेशानी या इस तरह की आप लेकर आएंगे तो दिमाग में रहती हैं। और कुछ कई बार होता है कि दूसरों को देख के आपको बहुत खुद ही लगता है कि भाई आप तो बड़े कोई लोग बोलने लग जाते हैं कि आप बड़े ना, आपको लग रहा है कि आप बड़े नींद नींद में रहते हो। अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे नहीं है, मुझे नहीं लग रहा मैं नींद में हूँ। तो एक बारी दूसरे के दिखावे के लिए भी कई बारी हो जाता है। और कई बारी हमारी मेमोरी, कुछ लोगों को स्मृति के उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक ये भी कारण उनकी नींद उसके ऊपर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। या कोई बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, है ना, किसी चीज पे, अच्छा ऐसा करना चाहिए, तो बॉडी का भी वहां पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और कई बारी जो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर भी उनका स्लीप पैटर्न जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब इंसोम्निया के बारे में हम बात करेंगे। इंसोम्निया क्या है? नींद ना आना। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो कहेंगे अरे मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं मुझे तो नींद आती ही नहीं है, मैं तो रात 2-3 बज जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, ये रात भर जगे रहते हैं, या बहुत मुश्किल से, नहीं मैं तो कुछ भी कर लिया, पता नहीं नींद आती ही नहीं है। तो उसमें इंसोम्निया की बीमारी वो कहना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, उनको बड़े बहुत बहुत ही मुश्किल से जो है नींद आती है। ज्यादातर वो रातों में जगे रहेंगे, और उसके बाद बिस्तर पे जाने पे कहते हैं आती नहीं, मैं तो बिस्तर पे बैठा हुआ लेटा रहता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। और या फिर वो जल्दी भी उठ जाते हैं कि भाई एक कुछ घंटे की नींद करी और फिर जल्दी से सुबह बिस्तर के ऊपर बैठे रहेंगे। नींद आएगी तो उनको फ्रेश नहीं लगेगा कि नहीं अरे भाई मैं तो बस नींद ठीक से नहीं आती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मतलब शरीर टूटा टूटा सा है, अच्छा सा नहीं लग रहा, आलकस आ रहा है, ऑफिस नहीं जाना, थकान सी लग रही है, फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा, अब आलकस आता रहेगा, कई बारी नींद के जो है झटके आते रहेंगे। तो ये सारी जो है इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज स्लीप एपनिया? स्लीप एपनिया भी एक तरह की प्रॉब्लम है, जिसमें सोते सोते जो अचानक ही है ना, सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेसिकली जो वाला है, यहाँ पे एक सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा जो एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट, तालू जो होता है ना, अगर आप जीभ पलट के देखोगे तो दांतों के पीछे तो आपको हार्ड वाला लगता है ऊपर की तरफ, और पीछे वाला जो होता है मुलायम। तो उसका जो तंतुआ जो हम बोलते हैं, तो कई बारी वो पीछे मसल रिलैक्स होने की वजह से वो सांस वाली नली को वो ब्लॉक कर देता है, सांस नहीं जा पाती है। तो सोते 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 अचानक से उनको फिर एकदम घुटन लगती है कि सांस घुट गया, तो वो हमारा स्लीप एपनिया होता है। तो ये भी हमारा नींद ना ठीक आने के कारण भी होता है। तो इसमें हमारी सोते सोते हमारी अचानक से सांस का रुक जाना इज बेसिकली स्लीप एपनिया। कई बार यहाँ पे ब्रेन से हमारा मैसेज जो है वो भी ठीक नहीं जाता, मसल जो है वो एकदम से ब्लॉक हो जाती है, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो ये हमें प्रॉब्लम करता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव और एक इन सेंट्रल स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव जो है हमारा, ये हमारा ब्लॉकेज अगर हमारे ऊपर के जो एयर पैसेज में हो जाती है, और फिर क्या होता है कि नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। और सेंट्रल स्लीप एपनिया में हमारा जो होता है, ब्रेन जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये हमारा स्लीप एपनिया भी हमारी नींद के समय की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे दिखाया ऑब्स्ट्रक्टिव में जो तंतुआ है वो देखो लेटने पे वो जो है एयर पैसेज को रोक देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोते सोते एकदम अचानक से जो है सांस जो है, कुछ देर की ही बात होती है इसमें, लेकिन वो एकदम फिर घबरा के उठते हैं। और कुछ लोगों को इसी उसमें ना खर्राटे भी बहुत आने शुरू हो जाते हैं, स्नोरिंग भी होती है।
तो या जो दिन में बहुत ज्यादा जो है जिनको नींद नींद आती रहती है, रात को एकदम बेसुध की तरह पड़ जाते हैं, तो उनका बॉडी जो मसल्स है ना बहुत ज्यादा ही रिलैक्स उसमें चली जाती हैं। बहुत जिनको थकान रहती है, या नींद में भी जिनको बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता है ना एकदम, नहीं तो यहाँ पर उनको स्लीप एपनिया नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। सेंट्रल वाले में ब्रेन का जो हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल करने का जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तो रात को कई बार ऐसा होता है इनको अचानक की ना सांस लेने की दिक्कत होती है। फिर है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें हमारे जो है पैर हिलाते रहने की बहुत ज्यादा नींद के उसमें जो होती है कि इररेजिस्ट, उनको पता नहीं होता, उनको बार बार टोको कि भाई पैर हिल रहा है, अच्छा पता ही नहीं, वो अपने आप ही उनका जो है अपने इंटेंस एक अर्ज सी उनको हो जाती है कि नहीं बस पैर हिलते रहना चाहिए। तो वो बेसिकली बॉडी तो उनकी रेस्ट मोड पे होगी, पर उनके पैर जो होते हैं वो उसमें मोशन उसमें काम वो कर रहे होते हैं, तो एक ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। तो ज्यादातर जो कई बारी जैसे जो काफी देर तक एक ही पोजीशन में बेड पे लेटे या लेट बैठे भी हुए हैं, तो जैसे सिनेमा घरों में मूवी देखते हुए है ना, या कहीं कुछ भी ऐसे खाली बैठे हैं तो वो करने लगता है। नार्कोलेप्सी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो हमारी स्लीप को कंट्रोल करने के जो हमारे जो बेसिकली ब्रेन सेल्स है वहां पे इसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो दिन में बहुत ज्यादा उनको नींद आती है, और फिर उसके बाद भी बीच बीच में जो होते हैं उनके छोटे छोटे जो है दिन में ही काफी नींद इस तरह से ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको रात में फिर प्रॉपर नहीं आती है, तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस उनको बहुत रहता है। तो एकदम मतलब अन जो है वेरिएबल जो उनको एपिसोड्स जो आते हैं इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने आज स्लीप के सारे ये डिसऑर्डर वो देखे हैं, स्लीप के टाइप देखे हमने, ईईजी, ईएमजी, ईओजी, हमने ब्रेन वेव्स के बारे में पढ़ा, हमने स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। ओके, मैं एक बार रिव्यू कर रही हूँ। ओके, तो हम्म, तो एक बात है फिर पैरासोमनियास जो है ये भी हमारा एक स्लीप रिलेटेड वो जो है, जिसमें हमारे बॉडी का कोई भी, जैसे कहते हैं ना रात को नींद में जो चलने लग जाते हैं, सॉर्ट ऑफ आप ऐसा मान के चलिए, इसमें सोते सोते या तो चलने लग जाते हैं या बोलने लग जाते हैं, या कुछ इस तरह से जो है पैरालिसिस टाइप का अटैक पड़ेगा कुछ, या तो बहुत उनको खाना बहुत ज्यादा कि भाई रात को ही उठ के जो है कुछ अटैक्स उनको जो पड़ेगा, तो वो इस तरह के होते हैं जो कि स्पेशली नॉन आरईएम जो है उसी फेज में हमारे इसमें होते हैं। तो जिनको नींद में चलने की प्रॉब्लम है ना, खाने की बहुत ज्यादा होगी, कुछ इस तरह के उनके जो है सिम्टम्स इस तरह से आते हैं, तो आरईएम में बेसिकली जो है उनको एकदम भयानक सा जो लगेगा, कुछ नाइटमेयर सॉर्ट ऑफ का, या जो बॉडी जैसे ऐसा लगेगा कि पैरालिसिस जो हो जाती है। बेड वेटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, या उनको कुछ कुछ दिखाई देगा, या इस तरह के जो है ये पैरासोमनियास की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट जो है, अब हम स्लीप के बाद हम लेते हैं, शैल आई कंटिन्यू? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। एम आई ऑडिबल? जी मैम। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज हम लोगों के पास समय की कमी है, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, तो मैं इसको कोर्स को कोशिश करूंगी, ठीक है, फटाफट कंप्लीट कराने के लिए। तो अब हम पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की बात करेंगे। तो सभी जो है मनुष्य जो है, हम लोगों का सभी का अपना एक व्यक्तित्व होता है। तो बेसिकली पर्सनालिटी जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन से? उससे, परसोना से। परसोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क, है ना। जैसे
थिएटर वगैरह में आप जाते हो ना, तो उसमें अलग अलग तरह के जो जिनको दिखाना था वो मुखौटा पहले पहन के करते थे, आज भी है। जैसे हमारे कई लोक कथाओं में हम जाते हैं, या कुछ हमारे कुछ ऐसे डांस वगैरह हैं, आप देखते होगे, है ना, तो वो अलग अलग तरह का मुखौटा पहन लेते हैं कि भाई इस तरह का जो है। तो उससे जो मनुष्य का जो बाहरी मतलब हमारा जो आवरण की तरह से हम उसको लेके चलेंगे, जो हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस जो हो जाता है, ये एक तरह से ये किसी एक मनुष्य के बारे में जो है बता देता है कि वो मनुष्य किस प्रकार का है। एक तरह से जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, हमारी एक इमेज जो आती है, ऐसे ही जो हमारा एक पर्सनैलिटी वही एक तरह से है कि जो हमारी मिरर इमेज होती है, जो कि सब लोग हमें जिस रूप में हमें देखते हैं। तो पब्लिक अपीयरेंस में ये होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा मेरा व्यक्तित्व है मेरी क्वालिटीज भी वैसी हो। कई बारी होता है ना कि सूरत को मत देखो सीरत को देखो, है ना, मास्क के पीछे क्या कहते हैं कि जो कई बारी कि भेड़ के मुखौटे में भेड़िया ना हो। तो कई बारी ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो ही प्रॉपर उसकी क्वालिटीज को भी बता दे। कई बारी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। डबल पर्सनालिटी भी लोग होते हैं, जो कई बारी हमने काफी सारी मूवीज में भी इस तरह की बातें सुनी है। तो लेकिन पर्सनालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो पर्सनालिटी बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। क्योंकि आदमी क्या बोल रहा है, तो क्योंकि जब आप भी किसी से पहली बार बोलते हो, अब उसके मन में क्या है या क्या एक्चुअली उसका है, लेकिन आपको उसकी पर्सनैलिटी ही आपको जो है प्रभावित कर जाती है। जैसे कि जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं, हम उनसे कितने प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमने सिनेमा में देखा होता है कि उनको हमेशा एक अच्छी इमेज में ही बनाई, या विलेन से हम नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव रोल्स में ही देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं होती कि वो उनका जो है असली जीवन में भी वही हो। तो लेकिन हम जो हमें दिखता है, तो वो बेसिकली हम उसी को ही उसकी हम क्वालिटीज भी मान के चलते हैं, तो वो पर्सनालिटी उसको दिखाती है। बट पर्सनालिटी एंड मे बी डिफर फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। तो पर्सनालिटी को अगर डेफिनेशन में हम वैलेंटाइन के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन बताई गई थी, उसमें इट्स अ सम टोटल ऑफ द इनेट एंड द एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। इनेट जो नेचुरल होता है, और कई बारी हम किसी चीज को अपना भी लेते हैं, तो इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम पर्सनालिटी भी हम कह के चलते हैं। फ्रेडमैन और शूस्टर्ट ने 1999 में इसमें और किया था कि साइकोलॉजिकल भी, उन्होंने नेचुरल और एक्वायर्ड के साथ साथ उन्होंने साइकोलॉजिकल शब्द को भी उसमें इंक्लूड कर दिया था, कि वो भी हमारी मिलके हमारी पर्सनालिटी को बुलाते हैं। एल्पोर्ट ने जो पर्सनालिटी को एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताया था, जो कि एक इंडिविजुअल, जो भी एक कोई भी जो मनुष्य है, उसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों को कॉम्बिनेशन में बताया। और लेकिन उसका जो प्रभाव, उसके जो एनवायरनमेंट जहां वो रहता है, जो आसपास का जो भी उसका क्षेत्र है, या जो भी सोसाइटी में रहता है, उसका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो भी वो मिला के उसकी पर्सनालिटी के बारे में जो बताता है। फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में तो बताया द टाइप ऑफ द पर्सन यू आर बाय द वे यू बिहेव, फील एंड थिंक। मतलब जैसे आप अपना जो है व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप किस तरह के मनुष्य हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, तो ये सारा ही आपकी पर्सनालिटी को बताता है। तो पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन गिवन एक्शन और प्रेडिक्शन। ठीक है। तो पर्सनालिटी की अलग अलग जो है क्वालिटीज भी हैं, जिसमें कि हम अगर एक अच्छे व्यक्तित्व मतलब एक गुड पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब हर कोई भी कार्य में उसकी एक सकारात्मकता होनी चाहिए। उसके खुद की वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज बेसिकली यहाँ पे ये नहीं है कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, बेसिकली द मोरल वैल्यूज, उसकी जो हमारे हम हमारी कुछ अपनी जो सामाजिक तौर पर जो हमारे दायित्व हैं, हमारे परिवार के प्रति जो दायित्व है, उन सब के बारे में की जो बात है कि हम दूसरों का भी कितना जो ध्यान रखते हैं। फिर हम क्या, उसका क्या बिलीव है, वो उसका कहाँ पे सोच विचार है, वो कहाँ पे उसका विश्वास है। तो दूसरों को उसकी क्या
डिजायर्स हैं, वो क्या चाहता है, उसकी कैसी फीलिंग्स है, इमोशनली वो कैसा है, सोशल सोसाइटी में उसका कैसा है, उसका इंटेलिजेंसी, उसका करेक्टर कैसा है, उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारी चीजें, मोटिवेशनल वैल्यूज भी उसकी, ये सारी मिलके किसी जो है क्वालिटीज बताती हैं जो पर्सनालिटी की है। तो नेचर कैसी होनी चाहिए पर्सनालिटी की? साइको फिजिकल सिस्टम, मतलब दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, शारीरिक तौर पर भी। तो उसमें हमारी चीजें होती हैं जैसे कि हाइट भी है, वेट भी है, उसका वजन, उसकी जो है लंबाई कितनी है, उसका रंग कैसा है, उसका जो सोचने का ढंग कैसा है, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका जो बुद्धिमत्ता का स्तर जो है, उसका कैरेक्टर है, ये सारी चीजें जो है ये भी हमारी पर्सनालिटी को बुलाती है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के इसमें हम करते हैं कि सब कॉम्बिनेशन ऑफ काफी बहुत सारी चीजों का है, कि एक ही चीज नहीं है, चेंज भी होती रहती है। ये ऐसा नहीं है, कई बारी जो है, कई बारी ये चेंज भी होती है। कंसिस्टेंट बिहेवियर इन टू प्लेसेस, तो कंसिस्टेंसी भी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए कि भाई दो अलग अलग जगह पे कई बारी जो है कि कहीं पे कैसे कहीं पे ऐसे, तो लेकिन वो हमारा एक जैसी ही होनी चाहिए। एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए कि मान लो अभी कैसा है, अगर कहीं पे दंगे फसाद हो रहे हैं या कहीं पे धर्म का काम हो रहा है, तो कई बार उसके उसमें जो एडजस्टमेंट एबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, अपनी खुद की एक जो है पहचान जो कहते हैं, यूनिकनेस जो है ना, तो वो होनी चाहिए। होलनेस मतलब आपका टोटल जो है, आपका सब कुछ मिला के जो भी आपके फिजिकल जो आपके सिस्टम्स पे रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल भी, इन सबको जो है टोटल मिला के ही आपकी पर्सनालिटी बनाती है। आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन, सोशियबिलिटी, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, अपने गोल्स आपने क्या निर्धारित कर रखे, उनको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये सारे हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को प्रेरित करती हैं, तो उनमें से क्या है, पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे जेनेटिकली हम कहते हैं, तो जैसे कि फिजिक है, मान लो किसी किसी का शरीर कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, तो ये जेनेटिकली ही होता है ना, कि जैसे आपके पूर्वज जो है, आपके दादा नाना, उनके वो कैसे थे, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, तो ये उसी से ही रिलेट होता है कि वो ये जेनेटिकली ही होता है। इंटेलिजेंसी भी आपका एक हेरिडिटी फैक्टर भी होता है, कि यूजुअली देखा जाता है कि जो अच्छे काफी पढ़े लिखे हैं, तो आगे उनके जो है बच्चे भी उसी तरह से ही हैं, आपने वही जो चीजें अडेप्ट कर रखी हैं। और फिर जेंडर वाइज भी कुछ चीजें जो फर्क पड़ती है, जैसे फीमेल्स होती है वो बहुत इमोशनल होती हैं, मेल्स होते हैं इतने जो है कि बहुत ही इतना इमोशनल नहीं होते, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स ये हमारी जेनेटिकली होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारी जैसे सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे गुरु शिष्य का जो है, हम अगर मान के चलते हैं कि एक हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, तो हम इस चीज को बहुत मान के चलते हैं। तो आप देखोगे कि भाई अगर कहीं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, हमारे आसपास सोसाइटी में मिलते हैं, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमारी पर्सनालिटी को जो है बताती हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट्स है, सब जो अपने किस धर्म को जो करते हैं या किस माहौल में रहते हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वो किस ट्रेडिशन को अपनाते हैं, तो ये भी हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। जियोग्राफिकल भी होता है कि आप ठंडे इलाके में रहते हो, गर्मी में रहते हो, और मैदानी इलाकों में हो या समुद्र के पास हो, तो ये भी काफी चीजें होती हैं कि जैसे जो गर्म प्रदेश में रहने वाले हैं, वो रंग उनका काला होता है, वो थोड़े से सुस्त होते हैं। ठंड में रहने वाले थोड़े से एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको अपना काम उस हिसाब से करते ही रहना है, उनका रंग साफ होता है। तो ये चीजें भी हमारी पर्सनालिटी को करती हैं। बाकी फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, तो अब जैसे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ना, उनका रहन सहन, उसके ऊपर उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज्यादा उसमें है, नीड नॉट फुलफिल, जरूर की सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में देखा होता है कि भाई वहां पे जिन जरूरत की सारी चीजें तुरंत मिल जाती हैं। तो स्कूल का भी बहुत फर्क पड़ता है, स्कूल में एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या सोशल आपके स्पोर्ट्स के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है इफेक्ट करती हैं। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, हमारे मानसिक, उस पे हमारे सोचने का ढंग क्या है, इसके ऊपर वो इफेक्ट होता है कि आपका जो है
बुद्धिमत्ता, कि भाई आप अपने डिसीजन ले पाते हो, उस चीज को अच्छे से समझ पाते हो, आप नई नई चीजें सीखने में आपका इंटरेस्ट रहता है, आपकी जो है सहन शक्ति कितनी है, आप दूसरों को भी प्रेरित करते हो, आप इजिली दूसरों से प्रेरित हो जाते हो। तो ये सारी और कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक पर्सनालिटी को बनाने में बहुत ही उनका रोल होता है। तो अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होती है ना। तो वो यहाँ पर 5 जो है मुख्य रूप से बताई गई है। एक ओपननेस है, एक कॉन्साइंटियसनेस है, एक एक्स्ट्रावर्जन है, एक एग्रीबलनेस है और एक न्यूरोटिसिज्म है। तो अगर इन 5 को याद रखने के लिए हम OCAN, ओशन को याद रखें। O से ओपननेस, C से कॉन्सिस्टेंटनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और निकोटिज्म। तो ये 5 हमारी जो है पर्सनालिटी बताती है। ओपननेस में क्या है, हम खुले विचारों के होते हैं, नई चीजें, नए सीखने का रहता है, नए जो भी चेंजेस होते हैं हम उनको जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, नया कुछ सीखने का जो है मन करता है, फ्लेक्सिबल रहता है कि हाँ नहीं चलो आओ कुछ नया देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं वही रटी रटाई चीजें कर रहे हैं, नया कुछ आता है तो सीखने का मन करता है, क्रिएटिवनेस जो है बनी रहती है। तो ये ओपननेस वाली बात है। उसके बाद हमारा जो है कॉन्सियसनेस में जो एक ना सिस्टम से जो काम चल रहा है, भाई यही पूरा होना चाहिए, वो उसी हिसाब से ही अपने जो है गोल को फोकस कर लेते हो। और कई बारी वो एक ही समय में कई चीजों को भी फोकस कर लेते हैं, लेकिन चलते वो सिस्टम से ही है। बिल्कुल उनका बिल्कुल जो होता है हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत तरीके से रिस्पॉन्सिबल, एक सेल्फ डिसिप्लिन टाइप के रहते हैं। और जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते वो उनकी लाइफ में मतलब वो डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता, लापरवाह होते हैं, अरे चलो कल कर लेंगे कोई नहीं, अरे क्या आज उठना, आज तो ठंड हो रही है, पोल्यूशन है, छोड़ो दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है, छोड़ो आज ऑडी 1 की गाड़ी आज छुट्टी कर लेते हैं ना। तो सॉर्ट ऑफ इस तरह से। तो एक्स्ट्रावर्जन जो है इसमें जो है अपने पर्सन जो है कंफर्ट लेवल में ही रह के जो है वो काम करता है, वो अपने वही उतना ही काम करेगा, उतना ही सोशल लाइफ करेगा, उतनी ही बात करेगा। तो थोड़ा सा अपना लेकिन कंफर्ट जोन में ही रहता है। हाँ नए रिलेशनशिप बनाने में रहते हैं, टॉकेटिव बहुत होते हैं। और इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन वाले वो थोड़े से सोशल ज्यादा होते हैं, बातचीत भी ज्यादा करते हैं। इंट्रोवर्ट कम लोगों से मिलना पसंद करते हैं, अपने अंदर ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। फिर है एग्रीएबलनेस। इसमें जो होता है तो दूसरों के साथ जाने की उनकी जो एबिलिटी होती है कि चलो दूसरों के साथ भी काम कर लेते हैं, बहुत ही काइंड पर्सन होते हैं, बहुत खुले दिल वाले होते हैं, जो अच्छी अपने नेचर के लिए प्रसिद्ध होते हैं और दूसरों के साथ एक सौहार्द के मतलब करके, कॉपरेशन, दूसरे के ऊपर विश्वास करके, ये पूरा अपना जो है मिलके चलने वालों में से होते हैं। तो अपने से ज्यादा दूसरों की जरूरत के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हुए रखते हैं। और लास्ट जो है हमारा न्यूक्रोटिज्म है। इसमें जो है ये जो पर्सन है ये स्ट्रेस से डील करने के लिए बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही शांत रहने वाले, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह से इतनी जल्दी जो है ये नहीं परेशान होते। तो शांत रहते तो इसलिए स्ट्रेस आता ही नहीं है इसमें। अगर जो जिनके अंदर लो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत जल्दी जो है हमारे इसमें जो नर्वस और बहुत इनसिक्योर करके जो हमारे ये हो जाते हैं। तो 5 हमारी जो पर्सनालिटी है ये इस तरह से है। जब ज्यादा और ये कम होती है तो ये हमारी पर्सनालिटी को जो है इफेक्ट करती है। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप्स की अलग अलग तरह की बताई। तो उन्होंने 5 मेन स्टेजेस बताई हैं पर्सनालिटी की। आज मैं ये लास्ट टॉपिक ले रही हूँ, इसको आप थोड़ा सा ले लीजिए। तो अलग अलग उम्र पे अलग अलग हमारी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। तो 1 साल जो नवजात शिशु से लेके 1 साल का बच्चे का जो होती है वो ओरल स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड।
फ्राइड ने बोला था कि जब छोटा बच्चा जो होता है 1 साल तक का होता है, उसकी जो मेन फोकसिंग रहती है अपने मुंह की तरफ, ओरल की तरफ, तो इसीलिए हर चीज पकड़ पकड़ के अपने मुंह में डालता है। आप देखो छोटे बच्चे लेंगे अपना अंगूठा जो मुंह में डाल लेंगे, पैर का अंगूठा तक डाल लेंगे, या कोई भी बड़ी चीज मुंह में डाल लेंगे। जो बच्चा लेटा ही रहता है, मुंह में डालने का हर चीज वो रहता है। उसके बाद जब 2 से 3 साल की उम्र में होता है तो उनकी एनल स्टेज होती है, तो वो बेसिकली अपने जो अंडर गारमेंट्स उतार देंगे, उनको पॉटी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वो मतलब बिना ही उसके ही वॉशरूम में जाएंगे, उनको अपने जो ये एनल पार्ट को दिखाने का उसको रहेगा, वो कवर नहीं करेंगे। उनको उस समय की पॉटी ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। फिर फेलिक स्टेज होती है जो 3 से 6 साल के बच्चों में होती है। यहाँ पर जो बॉयज होते हैं अपने मदर की तरफ अटैच होती है, जो गर्ल्स फादर की तरफ अटैच होती है। तो यहाँ पे अपोजिट उसकी तरफ इन बच्चों का वो ज्यादा अपने प्रभावित होते हैं इस तरह से अपने फादर से या मदर से। फिर लेटेंसी स्टेज होती है जो कि 6 साल से लेके प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज जब होती है जब हमारे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं किशोर अवस्था के उसमें। यहाँ पर जो बच्चे जो होते हैं अपने जो सेम एज ग्रुप में ही थोड़ा सा उधर जो है टाइम ज्यादा दिखाते हैं, और अपने उन्हीं के साथ ही अपना इन जैसे गर्ल्स आपस में उनका ग्रुप बन जाएगा, है ना, इस तरह से वो करेंगे। बॉयज का अपना ही होता है। फिर जेनिटल स्टेज आती है, बियॉन्ड प्यूबर्टी के बाद आती है। उसमें अपोजिट जो सेक्सुअल जो पार्टनर्स होते हैं वहां की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए फिर वहां पर जो है बॉयज का गर्ल्स की तरफ, ये अलग अलग एज ग्रुप की होती है जो स्टेजेस हैं। यहाँ पर उसी से ही फिर पर्सनालिटी जो है प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। तो फ्राइड की हमारी जो है 5 स्टेजेस है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनेटल। तो इसमें अलग अलग टाइम पर जो है उनके अलग अलग बिहेवियर्स देखते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ईगो भी डेवलप होती है और सुपर ईगो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली जो अभी हमने ठीक है, कल इस टॉपिक को हम यहीं पे लेंगे, एरिक्सन स्टेज की। तो फ्राइड तक आज हमने कवर कर लिया है, तो कल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ डिस्कस करना हो, इज इट ओके? समझ आया?